टाइम टेकन फॉर अ बेबी टू इम्पटिंग वन ब्रेस्ट। देखिएगा सिंपल सी बात ये कही जा रही है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, अगर कोई लेडी है मान के चलेगा ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो वो बेबी वन ब्रेस्ट को कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या कर लेगा, एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। आंसर देना है पहला ऑप्शन यहां पर 7 to 9 मिनट के अंदर, सेकेंड ऑप्शन है 10 to 12 मिनट के अंदर, थर्ड ऑप्शन है 10 to 15 मिनट के अंदर, और फोर्थ ऑप्शन है 5 to 10 मिनट के अंदर। चलिएगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा। जनरली अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो 55 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वो बच्चा जो कि फीडिंग कर रहा है वन ब्रेस्ट को, सिंगल ब्रेस्ट को जनरली वो 10 से 15 मिनट के अंदर क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है। याद रखेगा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड आफ्टर द बेबीज बर्थ ऑफ द बेबी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछता हूं मैं, बार बार आपसे आंसर करता हूं, और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहां पर विद इन 2 आवर, सेकेंड ऑप्शन है विद इन हाफ आवर, थर्ड ऑप्शन है ऑन सेकेंड डे, और फोर्थ ऑप्शन है विद इन 4 आवर। चलिएगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। विद इन हाफ आवर यानी 30 मिनट के अंदर क्या कर देना है, हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर यहां पर एक्यूरेट आंसर की बात करें ना, तो एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ हो जाता है बेबी का, और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। अगर नहीं करवा पाए तो विद इन हाफ आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर क्या करवा देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। और अगर बच्चे का बर्थ हुआ है सीजरियन सेक्शन से, अगर बच्चे का बर्थ हुआ है सीजरियन सेक्शन से ऑपरेशन करके, यानी सीजरियन सेक्शन से अगर बेबी पैदा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है 3 से लेकर 4 घंटे के अंदर, यानी विद इन 4 आवर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जानी चाहिए। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट, मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट, एक इन्फेंट के अंदर मिल्क रिक्वायरमेंट कितनी होती है, आंसर आपको देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, 150 ml पर केजी बॉडी वेट, सेकंड ऑप्शन है 200 ml पर केजी पर बॉडी वेट, और थर्ड ऑप्शन है यहां पर 250 ml पर केजी बॉडी वेट, और फोर्थ ऑप्शन है 50 ml पर केजी बॉडी वेट। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एक इन्फेंट को मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है एक इन्फेंट को, आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 150 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बेबी को रिक्वायरमेंट होती है मिल्क की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी क्लास में जुड़े हुए एक बार से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए। और जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को, चैनल पर पहली बार आया है या बार बार आता है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूएशन आपको मिलता रहे और आप इजीली इनको पढ़ते रहे। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर।
59 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है देखिएगा, समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 59 नंबर सिंपल सा कहता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड स्टिल एज ऑफ, देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देनी चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब मैंने प्रीवियसली क्लास के अंदर भी बताया था, और ये क्वेश्चन आई थिंक पहले क्लास के अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था, उम्मीद है सभी को याद होगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना, एक्सक्लूसिव केवल ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कहते हैं अपन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा 9 मंथ तक देते हैं, सेकंड ऑप्शन है 4 मंथ तक देते हैं, थर्ड ऑप्शन है 6 मंथ तक देते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 8 मंथ तक देते हैं। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपन ने कहा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें तो 6 मंथ तक देनी चाहिए। कितने महीने तक देनी चाहिए, 6 मंथ तक देनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इंपोर्टेंट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीएनिंग कैन बी स्टार्टेड, वीएनिंग क्या समझते हैं जी यार, वीएनिंग क्या होता है, काफी बार बताया हूं मैंने। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, अगर ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अदर से कोई सब्सटेंस अगर आप देना चाहते हैं, दैट इज वीएनिंग। तो वीएनिंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कुल मिला के कहे तो वीएनिंग को अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कह सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, सबका आंसर वही जाएगा सर, आंसर दीजिएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन यहां पर एट बर्थ, सेकंड ऑप्शन है 3 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 1 ईयर, और फोर्थ ऑप्शन है 6 मंथ। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, उम्मीद है सभी को याद होगा, सबका एक ही आंसर है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोले या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोले या फिर वीएनिंग बोले, सबका एक ही आंसर है सर। 6 महीने तक तो देनी है, 6 महीने बाद आप क्या कर सकते हैं, वीएनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कब स्टार्ट करेंगे वीएनिंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने तक आप क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अवेलेबल करवाते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यार, BFHI स्टैंड फॉर, चलेगा BFHI का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म पूछा है जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की या ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट हुआ था। चलेगा, BFHI का फुल फॉर्म क्या है, पहला ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, सेकंड ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव, और फोर्थ ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा 61 क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट करे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा हाइपोस्पाडियस अराइज व्हेन द पोजीशन ऑफ यूरिथ्रा ऑन द पेलस इज ऑन, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछा है कि हम हाइपोस्पाडियस कहते किसे हैं, जब यूरेथ्रल ओपनिंग कहां पर होगी, वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगी, या डोर्सल एस्पेक्ट पर होगी, या लेटरल एस्पेक्ट पर होगी। देखिएगा, आंसर आपको देना है, काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, काफी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा हाइपोस्पाडियाज, जो हाइपोस्पाडियाज होता है ये आपको डायरेक्टली अपन कहे तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ना उससे रिलेटेड है। अगर यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर है या यूरेथ्रल ओपनिंग नीचे है, यानी वेंट्रल सरफेस पे है या डोर्सल सरफेस पे, उसके अकॉर्डिंग हाइपोस्पाडियस और एपीस्पाडियस होता है। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि हाइपोस्पाडियाज है तो यूरेथ्रा की जो पोजीशन है, पेलस पर यूरेथ्रा की जो पोजीशन है या
पेनिस जो होती है उस पर यूरेथ्रा की जो पोजीशन है वो कहां पर होगी, वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगी, डोर्सल एस्पेक्ट पर होगी, या फिर लेटरल एस्पेक्ट पर होगी, या फिर सरफेस पर होगी। चलिएगा आंसर आपको देना है तो फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है देखिएगा। देखिए यहां पर मैं बताता हूं इसका आंसर आपको याद रखना है। हाइपोस्पाडियाज नाम से मीनिंग निकल रहा है हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है जी, हाइपो मतलब क्या होता है, सिंपल सा कह सकते हैं हाइपो मतलब कम। हाइपो मतलब क्या, कम, मतलब कि लेस, और लेस मतलब अपन कह सकते हैं नीचे। क्या कह सकते हैं, नीचे या लो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो ओपनिंग होती है वो किधर होगी, नीचे की साइड पे होगी। किधर होगी, नीचे की साइड पे होगी, ऊपर साइड होगी या नीचे साइड पे होगी, नीचे होगी सर। हाइपो मतलब कम यानी नीचे की साइड पर होगी। और नीचे के लिए जनरली अपन देखेगा, मान के चलेगा ये कोई पर्सन है, पर्सन की दोनों लेग्स हैं, मान के चलेगा पर्सन की दोनों लेग्स हैं। अब मान के चलेगा यहां से ये आपकी मिड लाइन है, और मिड लाइन से अपन मानते हैं कि मिड लाइन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट बोलते हैं। उसके दूर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डिस्टल पार्ट होते हैं। डिस्टल पार्ट होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर डिस्टल पार्ट को अपन जनरली डोर्सल सरफेस मानते हैं, डोर्सल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डोर्सल। और प्रोक्सिमल पार्ट को जनरली अपन वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिएगा नीचे की साइड बोल रहा है, हाइपो मतलब नीचे की तरफ, हाइपो मतलब नीचे की तरफ, और नीचे को क्या बोला है मैंने, प्रोक्सिमल पार्ट बोला है। प्रोक्सिमल को क्या बोला है सर, वेंट्रल बोला है। क्या बोला है, वेंट्रल बोला है। तो यहां पर ओपनिंग कहां पर होगी, वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगी। कहां पर होगी, वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, वेंट्रल एस्पेक्ट पर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वेंट्रल एस्पेक्ट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है 63 नंबर पे। 63 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, द यूरेथ्रा विच ओपन ऑन द अपर और डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस टर्म एज। देखिएगा अब बात की जा रही है यहां पर अपर सरफेस या डोर्सल सरफेस। डोर्सल मतलब क्या होता है सर, दूर की चीजों को या दूर के डायरेक्शन को अगर बताए तो डोर्सल होती है, और अपर मतलब ऊपर की साइड पे होगी। अब अपर और डोर्सल की बात की जाए तो डायरेक्टली सीधा सा मीनिंग कहां जाएगा, चलेगा आंसर बताएगा, एपी हाइपोस्पाडियास, एपी स्पाडियास, सेकंड ऑप्शन है हाइपोस्पाडियास, थर्ड ऑप्शन है क्रिप्टोर्चिडिज्म, और फोर्थ ऑप्शन है एनोरिचिडिज्म। चलेगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी बात है, ऊपर की बात की जा रही है, डोर्सल की बात की जा रही है, डोर्सल या ऊपर, डोर्सल या ऊपर, सर एपी आएगा, सर एपी आएगा, बिल्कुल एपी आएगा। देखिएगा नाम से भी निकल रहा है, एपी मतलब जनरली ऊपर के लिए काम में लेते, ऊपर के लिए काम में लेते, अपर के लिए काम में लेते, और अपर को जनरली बॉडी से दूर जा रहा है मतलब डोर्सल पार्ट की बात करें, डोर्सल पार्ट की बात करें, इसलिए एपी आएगा। अगर हाइपो की बात की जाएगी तो क्या आएगा सर, लोअर आएगा। लोअर मतलब बोले तो प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ, प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ। प्रोक्सिमल पार्ट को क्या बोलते हैं सर, वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। बिल्कुल याद रखने, बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलेगा यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपर या डोर्सल सरफेस की बात की, और अपर या डोर्सल सरफेस जनरली एपी स्पाडियाज होता है। क्या होता है जी, एपी स्पाडियाज होता है, याद रखिएगा। चलेगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, 64 नंबर। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, द यूरेथ्रल या यूरेथ्रा विच ओपन ऑन द लोअर या वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस टर्म एज। देखिएगा यहां पर लोअर सरफेस की बात की जा रही है, वेंट्रल सरफेस की बात की जा रही है। जनरली आप सबको समझ में आ गया सर, प्रोक्सिमल पार्ट की बात की जा रही है, किसकी, प्रोक्सिमल पार्ट की बात की जा रही है। प्रोक्सिमल मतलब कि नीचे की बात की जा रही है, नीचे मतलब कि कहां जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल। चलेगा आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन है एपिस्पाडियस, सेकंड ऑप्शन है हाइपोस्पाडियस, थर्ड ऑप्शन है क्रिप्टोर्चिडिज्म, और फोर्थ ऑप्शन है एनोर्चिडिज्म। चलिएगा आंसर आपको बताना था क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को पता चल गया। लोअर मतलब कि कम, वेंट्रल मतलब कि प्रोक्सिमल टाइप में, और कम की बात करेंगे तो हाइपो आएगा सर, हाइपो आएगा, हाइपोस्पाडियस कलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोस्पाडियस करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है हाइपोस्पाडियस। अगर हाइपो पूछे तो लोअर और वेंट्रल सरफेस की बात होगी, अगर एपी पूछे, एपी स्पाडियस पूछे तो अपर और डोर्सल सरफेस की बात होगी। अगर दोनों चीजें भेजे में घुस गई ना तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन अगर आ गया तो। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियसली बीपीसी सीएचएन का जो एग्जाम हो चुका है इग्नू यूनिवर्सिटी में, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियसली पेपर उठाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक पहुंचता रहे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 65 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता है, द असेसमेंट ऑफ अ सिक यंग इन्फेंट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए सिंपल सी बात यहां पर ये कही जा रही है, द असेसमेंट ऑफ द सिक यंग इन्फेंट, एक इन्फेंट है आपके पास जो कि सिक हैं, बीमार हैं, और उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सभी ऑप्शन यहां पर सही है लेकिन एक गलत है, एक्सेप्ट करके निकालना है। चलेगा, निकाल दीजिए फटाफट से। क्या एक्सेप्ट करेंगे? पहला ऑप्शन देखेगा लिसनिंग, आप लिसन करेंगे अच्छे तरीके से। सेकंड ऑप्शन है आस्किंग करेंगे, उससे पूछेंगे। थर्ड ऑप्शन है इग्नोरिंग कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर फीलिंग करेंगे, उसको फील करेंगे। चलेगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा यहां पर नहीं होगा, कौन सा गलत ऑप्शन है, फटाफट से आंसर बताइए। एक नियोनेट है, एक इन्फेंट है, यहां पर आपके पास क्या है, एक इन्फेंट है जो कि बीमार है और उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं। तो सभी ऑप्शन यहां पर सही है लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है। तो गलत कौन सा है, आंसर आपको देना है फटाफट से। चलेगा, यहां पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी देखिएगा। आप उससे लिसन करेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, उससे आस्किंग करेंगे, उससे पूछेंगे, उससे फील करवाएंगे, बिल्कुल उससे करवाएंगे, लेकिन इग्नोर करेंगे। अगर बच्चे को आपने इग्नोर कर दिया ना तो बिल्कुल फिर ना तो आप असेसमेंट कर पाए ना कुछ कर पाए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, इग्नोरिंग। इग्नोर नहीं करना है हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उस पर अटेंशन देना है, हमें उस पर क्या करना है, अटेंशन देना है। इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, अटेंशन देने से काम चलेगा। इग्नोर करेंगे तो करते रहो, फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होता है यहां पर, और गलत ऑप्शन क्या होता है आपका, इग्नोरिंग। और करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, इग्नोरिंग, क्योंकि आपसे करेक्ट क्या पूछा था, एक्सेप्ट पूछा था कि ये ऑप्शन यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू IMNCI protocol in young infant with the diarrhea, पेशेंट को डायरिया हो रखा है, यंग इन्फेंट है और पेशेंट को क्या हो रखा है, डायरिया हो रखा है, और डायरिया के कारण से उसको सम डिहाइड्रेशन हो रखा है। सम डिहाइड्रेशन हो रखा है तो आप असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर देना है फटाफट से। क्या इसका करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। और 100% ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% टिपकेंगे, 100% आएंगे और आप बिल्कुल 100% कंफ्यूजन होंगे। लेकिन ध्यान अगर नहीं दिया है, अगर ध्यान दे दिया ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया तो फिर गए आराम से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस यूनिट से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, ऐसे कैसे। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया। एक यंग इन्फेंट है जिसको डायरिया हो रखा है, डायरिया होने के कारण से उसको हाइड्रेशन देखने को मिला है, डिहाइड्रेशन उसको देखने को मिला है। तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, पहला ऑप्शन देखेगा स्किन पिंच गो बैक स्लोली एंड संकन आइज, रेस्टलेस एंड इरिटेबल। सेकेंड ऑप्शन है स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, संकन आई एंड लिथार्जिक और अनकॉन्शियस। थर्ड ऑप्शन है स्किन पिंच गो बैक वेरी स्लोली, रेस्टलेस एंड इरिटेशन। फोर्थ ऑप्शन है स्किन पिंच गो बैक स्लोली एंड लिथार्जी और अनकॉन्शियस। अब आप कहेंगे सारे ऑप्शन सर एक जैसे लग रहे हैं हमें, तो अब तो कंफ्यूजन है, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सारे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सारे कैसे होंगे, एक बार से क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। फिर मैं बताऊंगा कैसे गलत है, कैसे अलग है, कैसे डिफरेंस उनके अंदर आ रहा है फटाफट से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 101%, एक से दो क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाएंगे। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिगार्डेड आंसर की। चलेगा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं ना, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सिंपल सा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये होगा, देखिएगा
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये होगा ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगर आपने मॉड्यूल उठाए होंगे और नहीं उठाए तो उठा लीजिएगा, एक बार जाते जाते जरूर से उठा लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट, इस यूनिट को एक सेपरेटली आपको अवेलेबल करवा दूं ताकि इसके रिगार्डेड जो भी कोई क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर अगर देखिएगा उसको बच्चे को क्या है, इन्फेंट बच्चा है, उसको डायरिया हो रखा है। क्या हो रखा है जी? डायरिया हो रखा है। और डायरिया के कारण से उसके अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिला है। लेकिन डिहाइड्रेशन कैसा देखने को मिला है? सम डिहाइड्रेशन देखने को मिला है, सीवियर नहीं है, केवल डिहाइड्रेशन देखने को मिला है। सम टाइप का डिहाइड्रेशन देखने को मिला है, सम यानी कुछ डिहाइड्रेशन वहां पर देखने को मिला है। अब कुछ डिहाइड्रेशन वहां पर देखने को मिला है तो जैसे ही आप उस बच्चे की स्किन को पिंच करेंगे, जैसे ही बच्चे की स्किन को पिंच करके ऊपर खींचेंगे और खींचने के बाद थोड़ा उसको छोड़ देंगे, स्किन को पिंच करके ऊपर करके थोड़ा छोड़ देंगे तो वो स्किन आराम से नीचे चली जाएगी, स्लोली जाएगी। स्किन पिंच गो बैक स्लोली, बैक जाएगी लेकिन स्लोली जाएगी, ध्यान रहे स्लोली जाएगी। श्रंकन आई, उसकी श्रंकन आई देखने को मिलेगी, रेस्टलेस देखने को मिलेगा और इरिटेबिलिटी उसके अंदर देखने को मिल सकती है, इरिटेबिलिटी उसको देखने को मिल सकती है, याद रहे। अब देखिएगा अदर ऑप्शन में आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है कि अगर सम टाइप का हाइड्रेशन देखने को मिला है, सम हाइड्रेशन देखने को मिला है, सम डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है तो उसकी स्किन को अगर पिंच करते हैं तो स्लोली जाती है बैक। संकन आई देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है केवल सम हाइड्रेशन है, सम डिहाइड्रेशन है तो वहां पर एक तो लिथार्जी देखने को नहीं मिलेगी और जो स्किन है वो वेरी स्लोली नहीं जाएगी, केवल स्लोली जाएगी। इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट आपको याद रखना है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो दो बार देखेगा और फिर भी समझ नहीं आए तो अपने मॉड्यूल्स को उठाकर देख लीजिएगा। अपने मॉड्यूल्स की थर्ड, आई थिंक थर्ड यूनिट में ये सारा कुछ है, एक बार उठा के देख लीजिएगा। फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट सेशन बनाकर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वेरी स्लोली नहीं जाएगा। अगर वेरी स्लोली जा रहा है और लिथार्जी मिल रहा है, दैट इज अपन कंसीडर कर सकते हैं कि उसको क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है। वेरी स्लोली और लिथार्जिक कंडीशन अगर देखने को मिले, अनकॉन्शियस की कंडीशन देखने को मिले, दैट इज सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो वेरी स्लोली यहां पर भी है और वेरी स्लोली के साथ यहां पर लिथार्जी है, तो मैंने कहा है लिथार्जी और वेरी स्लोली हाइड आपको करना है, हाईलाइट कर लेना है। अगर दोनों देखने को मिला है तो फिर आपका डिहाइड्रेशन, केवल डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा, वहां पर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आए एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, इस क्लास को आसानी से समझ में आएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, आंसर भी मैंने बता दिया अभी प्रीवियसली। चलेगा, क्वेश्चन फिर भी देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोटोकॉल, यंग इन्फेंट, कोई यंग इन्फेंट है जिसको डायरिया हो रखा है, जिसको डायरिया हो रखा है और उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो बताइए उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन उसको है तो बताइए उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है स्किन पिंच गो बैक स्लोली, संकन आई रेस्टलेस और इरिटेबिलिटी। सेकंड ऑप्शन है स्किन पिंच गो बैक वेरी स्लोली, संकन आईज, लिथार्जिक और अनकॉन्शियस। थर्ड ऑप्शन है स्किन पिंच गो बैक वेरी स्लोली, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी। और फोर्थ ऑप्शन है स्किन पिंच गो बैक स्लोली एंड लिथार्जिक और अनकॉन्शियस। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, दो ही कंडीशन सिंपल सी आपको याद रखनी है, मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। अगर याद है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए एक बार से मॉड्यूल्स को जरूर से उठाकर देख लीजिएगा। थर्ड या फोर्थ यूनिट में आपको मिलेंगे आसानी से। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, स्किन पिंच करेंगे तो बैक तो जाएगी लेकिन वेरी स्लोली जाएगी, बैक जाएगी। स्किन पिंच करने के बाद जब उसको पिंच को छोड़ते हैं, आप पिंच को छोड़ते हैं तो स्किन बैक जाएगी लेकिन वेरी स्लोली जाएगी, बहुत ही धीरे धीरे जाएगी। उसके अलावा वहां पर संकन आई तो देखने को मिलेगी, लिथार्जिक देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे कि सीवियर डिहाइड्रेशन है, ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन। दो कंडीशन हाईलाइट कर लेनी है। अगर हाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन में डिफरेंस आपको जानना है तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा,
अगर वेरी स्लोली बैक जा रही है, स्क्रीन को पिंच करने के बाद अगर छोड़ते हैं आप, तो अगर वो वेरी स्लोली नीचे जा रही है, वापस बैक जा रही है वेरी स्लोली, तो आप समझ जाएगा सीवियर डिहाइड्रेशन की बात है। अगर लिथार्जिक कंडीशन है तो आप समझ जाएगा कि सीवियर डिहाइड्रेशन है। अगर ऐसा नहीं है, स्किन आराम से नीचे जा रही है, बेक हो रही है, तो हाइड्रेशन है, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो दो ही तो कंडीशन याद रखनी है, इजीली समझ में आ गया, इजीली आपको याद रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, यहां पर ये कहा गया है, काफी इंपोर्टेंट, काफी इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह छोड़ रखी है बड़ी वाली, आंसर आपको देना है। इन इज एन एपिसोड ऑफ डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 14 days विद और विदाउट विद और विदाउट ब्लड। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है। विद को आप हटा लीजिएगा, यहां से अभी विद को हटा लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाकी आप यहां पर देखिएगा विद को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। आंसर आपको देना है, फटाफट क्वेश्चन समझिए, फटाफट से फिर आगे बात करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, खाली जगह छोड़ रखी है, और क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, देखिए इज एन एपिसोड ऑफ डायरिया हो रखा है और लास्टिंग फॉर मोर देन 14 days, 14 दिन से भी ज्यादा दिनों से डायरिया हो रखा है, और उसमें विदाउट ब्लड, जो स्टूल आता है उसके अंदर ब्लड नहीं आता है, लेकिन 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं डायरिया को, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है डिसेंट्री, सेकंड ऑप्शन है सीवियर डिसेंट्री, थर्ड ऑप्शन है परसिस्टेंट डायरिया, और फोर्थ ऑप्शन है सीवियर डायरिया। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से आंसर देना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परसिस्टेंट डायरिया उसको कहेंगे, परसिस्टेंट डायरिया उसको कहेंगे। अगर बच्चे को डायरिया हो रखा है और 14 दिन से ज्यादा हो रखा है, लेकिन स्टूल के साथ ब्लड नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन जनरली कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया। क्या कहते हैं जी, परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, याद रहे, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन वही है, बस ब्लड यहां पर आ रहा है। क्वेश्चन वही है, सिंपल सा क्वेश्चन वही है कि एक एपिसोड है डायरिया का जिसके अंदर लास्टिंग फॉर 14 days, 14 दिन से ज्यादा रह रहा है, और साथ में स्टूल के साथ क्या आ रहा है जी, ब्लड आ रहा है। स्टूल के साथ क्या आ रहा है जी, ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे। आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर बताना है। पहला ऑप्शन यहां पर है डिसेंट्री, सेकंड ऑप्शन है सीवियर डिसेंट्री, थर्ड ऑप्शन है परसिस्टेंट डायरिया, और फोर्थ ऑप्शन है सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। चलेगा आंसर आपको देना है। देखिएगा हमने जब डायरिया पढ़ा था फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, तो उसके अंदर भी बात कहा था कि अगर ब्लड, स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली बात जाती है कहां पर, स्टूल के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो डायरेक्टली बात जाती है कहां पर, डिसेंट्री पर, क्योंकि डिसेंट्री के अंदर ही जनरली ब्लड देखने को मिलता है। तो यहां पर भी ब्लड आ रहा है डिसेंट्री के अंदर, तो डायरेक्टली डिसेंट्री पर जाएंगे। ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर, तो डायरेक्टली डिसेंट्री पर जाएंगे। लेकिन ब्लड कितने दिनों तक, यहां पर स्टूल यानी डायरिया कितने दिनों से हो रहा है, 14 दिन से भी ज्यादा डायरिया हो रहा है पर्सन को, पेशेंट को 14 दिन से भी ज्यादा डायरिया हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कहां जाएगा, सीवियर डिसेंट्री होगी उसको। क्या होगी, सीवियर डिसेंट्री उसको होगी, क्योंकि 14 दिन से ज्यादा अगर डायरिया हो रहा है तो अपन सीवियर में काउंट करने लग जाते हैं, और सीवियर में काउंट करने लग जाता है, उसके अंदर ब्लड भी आ रहा है, तो डिसेंट्री भी होगी, तो सीवियर डायरिया के साथ सीवियर डिसेंट्री यहां पर देखने को मिल जाती है। तो याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा कहता है, क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है कि बेबी रौनक एक बच्ची है जिसका नाम रौनक है, 5 मंथ ओल्ड, 5 महीने पुरानी है, 5 महीने की है, ठीक है, 5 मंथ ओल्ड, 5 महीने की है, 5 मंथ की है, 5 महीने के, हैज अ डायरिया, उसको डायरिया है, फॉर ऑलरेडी 16 days, कितने दिनों तक का उसका डायरिया है, 16 दिन हो गए उसको डायरिया हुए। यू ऑल्सो नोटिस द डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट, आप नोटिस करते कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन भी है।
दिस कुड बी क्लासिफाइड एज, आप क्या क्लासिफाइड करेंगे कि किस टाइप का उसके अंदर डायरिया होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर डिसेंट्री है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर सीवियर डिसेंट्री है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर परसिस्टेंट डायरिया है, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है। चलेगा, यहां पर देखेगा, यहां पर सिंपल सी बात ये कही गई है कि बेबी जो है उसको 5 महीने की है और उसको 16 दिन हो गए, उसको डायरिया हो रखा है, उसके कारण से उसको अपना असिस्ट करते हैं तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है, तो क्या होगा। चलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर 16 दिन से भी ज्यादा हो रखे तो सीवियर परसिस्टेंट डायरिया अपन कहेंगे, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया भी कहेंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन भी उसको हो गया है, डिहाइड्रेशन भी उसको हो गया है, 16 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपन कहेंगे कि सीवियर परसिस्टेंट डायरिया उसको हुआ है। क्या हुआ है जी, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया उसको हुआ है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, प्रीवियसली पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। यानी एक लेडी है जो कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं और आप ऑब्जर्व कर रही हैं उस लेडी को, उस बच्चे को, तो कौन सी साइन वहां पर आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ गुड अटैचमेंट है, आप कहेंगे कि हाँ गुड अटैचमेंट है बेबी का और मदर का। अगर गुड अटैचमेंट है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी इफेक्टिव रहती है, आप सबको याद। तो यहां पर गुड अटैचमेंट के साइन आपको देखने, पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर गुड अटैचमेंट से रिगार्डेड, पहला ऑप्शन है चिन टच द ब्रेस्ट, जो बेबी है उसकी चिन टच होनी चाहिए ब्रेस्ट से। सेकंड ऑप्शन है लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, बेबी की जो लोअर लिप है वो आउटवर्डली क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है मोर एरियोला विजिबल अबव देन द बिलो द माउथ, मोर एरियोला विजिबल अबव देन द बिलो, ऊपर से देखने पर काफी विजिबल होता है एरियोला, लेकिन नीचे से देखने पर विजिबल कम होता है। तो नीचे की कंपैरिजन अगर देखें तो ऊपर से एरियोला अच्छी खासी तरीके से क्या होता है, विजिबल होता है, और ऑल ऑफ द अबव। चलेगा, आंसर आपको देना है गुड अटैचमेंट के साइन आपसे पूछे, गुड अटैचमेंट बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा गुड अटैचमेंट, उम्मीद है सभी ने पढ़ रखा होगा, सभी ने अच्छी तरीके से इसको देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा। तो फटाफट से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। गुड अटैचमेंट की बात की जा रही है और उम्मीद है सभी को याद है, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा कि काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। चलेगा, चलिए यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर याद रखेगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि गुड अटैचमेंट आपको बताना है, तो गुड अटैचमेंट में बेबी की चिन ब्रेस्ट से टच हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। बेबी का जो लोअर लिप है आउटवर्ड होना चाहिए, और आपके कहीं से क्वेश्चन में इनवर्ड देंगे, अपोजिट करके क्वेश्चन में एक्सेप्ट करके निकालने के लिए बोलेंगे, अपोजिट करके बोलेंगे तो इनवर्ड गलत होगा जी, आउटवर्ड होना चाहिए। टर्न किधर होना चाहिए, बेबी का लिप, लोअर लिप किधर टर्न होना चाहिए, आउटवर्ड टर्न होना चाहिए, इनवर्ड टर्न नहीं होना चाहिए। इनवर्ड होगा तो फिर वो गुड अटैचमेंट नहीं होगा, इनवर्ड होगा तो फिर वो क्या नहीं होगा, गुड अटैचमेंट नहीं होगा। और आपको याद रखना है जी, बिल्कुल याद रखना है, ये गुड अटैचमेंट नहीं होगा। चलेगा, उसके अलावा अगर अपन देखें विजिबल करें एरो लगा तो ऊपर की कंपैरिजन, नीचे की कंपैरिजन, बिलो के कंपैरिजन ऊपर से एरोला मोर विजिबल होता है। तो तीनों यहां पर क्या है, गुड अटैचमेंट के साइन है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गए होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा रहा है, देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है एक लेडी, और यहां पर ढूंढना है फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, जो कि गुड अटैचमेंट नहीं करता है बेबी को और मदर को, गुड अटैचमेंट में नहीं है। चलिए आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन है चिन टचिंग द
ब्रेस्ट, चिन्ह ब्रेस्ट से टच कर रही है। सेकंड ऑप्शन है माउथ वाइडली ओपन, बच्चे का माउथ वाइडली ओपन है। थर्ड ऑप्शन है मोर एरियोला और इक्वल अमाउंट विजिबल बिलो द इन्फेंट्स माउथ। और फोर्थ ऑप्शन है लोअर लिप टर्न आउटवर्ड। चलेगा, अब आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को याद है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिएगा पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर चिन्ह टचिंग टू ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से टच हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल गुड अटैचमेंट में। माउथ वाइडली ओपन हो रहा है, बिल्कुल ये भी गुड अटैचमेंट का साइन है, माउथ वाइडली ओपन हो रहा है। उसके अलावा लोअर लिप आउटवर्ड टर्न हो रही है, बिल्कुल ये भी गुड साइन है। लेकिन थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो ये नहीं है, क्योंकि एरोला की अगर अपन बात करें, एरोला की बात करें तो ऊपर से विजिबल होता है कंपेयर टू बिलो, नीचे से कम विजिबल होता है, ऊपर से अच्छा विजिबल होता है। लेकिन यहां पर तो कह रहा है कि इक्वल विजिबल हो रहा है, या तो मोर विजिबल हो रहा है या इक्वल विजिबल हो रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में तो गलत होगा ना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर की बात करें तो नॉट गुड अटैचमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल है, सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इजी सा, देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट एक्सेप्ट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये कहा गया है, फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, आपको क्लासिफिकेशन देना है, क्लासिफिकेशन होता है, उस क्लासिफिकेशन को देखना है। फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को क्या हो रही है, फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, और लो वेट बेबी को हो रहा है। फीडिंग प्रॉब्लम है और लो वेट बेबी का हो रहा है, लेकिन एक ऑप्शन, सभी ऑप्शन फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है। क्वेश्चन समझे ना, फीडिंग प्रॉब्लम से सभी ऑप्शन, यहां फॉलोइंग ऑप्शन सभी फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लेकिन एक ऑप्शन है जो फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। चलेगा, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा रिसीव अदर फूड और ड्रिंक। सेकेंड ऑप्शन है नॉट सकिंग एट ऑल। थर्ड ऑप्शन है थ्रस, थ्रस मतलब कि होता है यहां पर अल्सर और व्हाइट पेजेस इन द माउथ। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ब्रेस्ट और निप्पल प्रॉब्लम। चलिएगा, आंसर आपको देना है। सभी ऑप्शन है यहां पर फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कहता था कि फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट, अगर फीडिंग प्रॉब्लम है, बच्चा आज से अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे का वेट क्या रहेगा जी, कम रहेगा। अब यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, नो सकिंग एट ऑल, बेबी तो सक ही नहीं कर रहे हैं। अब यहां तो फीडिंग प्रॉब्लम तो छोड़ो, यहां तो बच्चा सक ही नहीं कर सकता है। अब सक ही नहीं कर सकता तो बेबी तो यहां पर अनेबल है, बेबी तो यहां पर सक करने में ही अनेबल है, फीड करने में ही अनेबल है। यहां पर तो ये क्या है, अनेबल है, और अनेबल है तो ये फीडिंग प्रॉब्लम में नहीं आता है। किस में आता है, ये नॉट एबल प्रॉब्लम में आता है। नॉट एबल टू फीडिंग, नॉट एबल टू फीडिंग प्रॉब्लम के अंदर ये आता है, और ये सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम है। अगर बात करें, अगर बेबी को अदर फीड दिया जा रहा है तो ये भी फीडिंग प्रॉब्लम में आएगा। अगर बच्चे के माउथ के अंदर व्हाइट पेजेस अल्सर हो रखे जिसके कारण से वो फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो ये भी इसके अंदर आएगा। अगर निप्पल के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी फीडिंग प्रॉब्लम में आएगा। लेकिन बच्चा तो यहां पर सक ही नहीं कर पा रहा है तो ये फीडिंग प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ये अनेबल टू सक या अनेबल टू फीड प्रॉब्लम में आएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन आए, कैसे कैसे ऑप्शन है, तो कैसे कैसे नहीं है, ये आपकी मॉड्यूल्स हैं। आप एक बार मॉड्यूल तो उठाकर देखेगा, एक बार मॉड्यूल तो उठाकर देखेगा। जब तक मॉड्यूल नहीं उठाए ना समझ में नहीं आएगा। मैं कितना ही कोशिश कर लूंगा, क्योंकि आप अपना कंसंट्रेशन लगाएंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो मैं समझा रहा हूं, वो या तो वो आप समझे, वो या तो वो आप याद रखें। और अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन मुझे हो रहा है तो आपके मॉड्यूल्स उठाइए, मॉड्यूल्स के
जो फोर्थ ब्लॉक हमारा चल रहा है उसके थर्ड या फोर्थ यूनिट के अंदर आई थिंक ये है, सारा कुछ इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा, सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वहां पर एक बार से देखिए, समझिए, अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर क्या है, गलत है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन है, और 74 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन फॉर द फीडिंग प्रॉब्लम लो वेट, फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि सभी ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि फीडिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, जिसके कारण से बेबी का वेट लो हो रहा है। फीडिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है और जिसके कारण से बेबी का वेट लो हो रहा है। बताइएगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट एबल टू फीड, सेकंड ऑप्शन है नो अटैचमेंट एट ऑल, थर्ड ऑप्शन है वेरी लो वेट ऑफ एज, और फोर्थ ऑप्शन है लेस देन 8 ब्रेस्ट फीड इन 24 हावर। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सिंपल सा क्या कहा है, समझ में आया ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉलोइंग ऑप्शन में देखिएगा, ढूंढिएगा कि फीडिंग प्रॉब्लम से कोई ऑप्शन होगा, और फीडिंग प्रॉब्लम है तो बेबी का वेट क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। तो कौन सी फीडिंग प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे सर हमें तो सारी फीडिंग प्रॉब्लम लग रही है, आंसर कैसे सही निकालेंगे अपन, आंसर कैसे सही निकालेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलिएगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे करेक्ट आंसर होगा बताएंगे, अभी बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखिएगा, नॉट एबल टू फीड, बच्चा तो फीड ही नहीं कर रहा है, एबल ही नहीं है, तो ये फीडिंग प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ये नॉट फीड टू आएगा। किस प्रॉब्लम में आएगा, नॉट एबल टू फीड, नॉट एबल टू फीड, इस प्रॉब्लम में आएगा। सर ये कैसी प्रॉब्लम है, तो कैसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, ये आपके मॉड्यूल्स के अंदर मेंशन है, ये आपके मॉड्यूल्स के अंदर है, और आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो गलत हो जाएगा, नहीं तो पहले ही बता दूं। चलेगा, यहां पर याद रखेगा। तो दूसरा है नो गुड अटैचमेंट, अटैचमेंट ही नहीं है, बेबी फीड कैसे करेगा। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, नॉट एबल टू फीड के अंदर आएगा। उसके अलावा किसके अंदर आएगा, देखिएगा उसके अलावा ये किसके अंदर आएगा, वेरी लो वेट फॉर एज, वेरी लो वेट फॉर एज, ये भी किसके अंदर आता है, ये भी नॉट एबल टू फीड के अंदर आता है, ये भी नॉट एबल टू फीड के अंदर आता है। उसके अलावा अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये आपका आता है फीडिंग प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि नॉर्मली आप सबको पता है एक दिन के अंदर बेबी को एटलीस्ट 9 to 12 टाइम क्या देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। कल के सेशन के अंदर अपन ने देखा था कि नॉर्मली एक इन्फेंट को, नॉर्मली एक बच्चे को एक दिन के अंदर 9 से 12 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, 9 से 12 बार, 9 to 12 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। लेकिन यहां तो 8 बार से भी कम, यानी 8 टाइम से भी कम, पूरे दिन में 8 टाइम से भी कम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, फीडिंग प्रॉब्लम होगी, और बेबी का वेट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन, और 75 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये कहता है। देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है 75 नंबर, द फॉलोइंग आर द वे टू ट्रीट यंग इन्फेंट टू प्रिवेंट द लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर ये कह रखा है, एक बच्चा है जिसको क्या है एलबीडब्ल्यू, सॉरी, लो ब्लड शुगर है, या लो ब्लड शुगर हो सकता है, या लो ब्लड शुगर हो सकता है। तो उस बच्चे को लो ब्लड शुगर से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा बच्चे को लो ब्लड शुगर से बचाने के लिए, यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होने जा रही है, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा,
इफ द बेबी इज एबल टू ब्रेस्ट फीड देन आस्क द मदर टू ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट। सेकेंड ऑप्शन है इफ द इन्फेंट इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड बट इज एबल टू सोलो गिव 20 to 50 ml या 10 ml पर केजी बॉडी वेट एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। थर्ड ऑप्शन है 200 ml ऑफ क्लीन सुगर वाटर और फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली आईवी। चलेगा, आईवी इन्फ्यूजन यहां पर करना है। चलेगा, करेक्ट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रखा है फॉलोइंग ऑप्शन में से फॉलोइंग आर द वे टू ट्रीट द यंग इन्फेंट टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह कहा जा रहा है कि फॉलोइंग सभी मेथड्स को अगर किसी बच्चे को मान के चलेगा किसी बच्चे को लो ब्लड शुगर है, किसी बच्चे को लो ब्लड शुगर है और हमें उसको ट्रीट करना है, किसी बच्चे को लो ब्लड शुगर है और हमें उसको ट्रीट करना है, तो हम फॉलोइंग सभी ऑप्शन चूज करेंगे लेकिन एक ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। फॉलोइंग सभी काम करेंगे लेकिन एक काम नहीं करेंगे। कौन सा नहीं करेंगे, आंसर दीजिएगा फटाफट से, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा और सभी को याद हो रहा होगा। चलिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो बेबी को अगर लो ब्लड शुगर है, बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है और उसको ट्रीट करना है तो सबसे पहला काम करेंगे बच्चे को क्या करेंगे, देखेगा अगर बेबी एबल है ब्रेस्ट फीड करने के लिए, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सकता है तो हम उस मदर से पूछेंगे या उस मदर से कहेंगे कि आप क्या करवाए, ब्रेस्ट फीड करवाए अपने बच्चे को। पहला काम ये करेंगे। अगर ए भी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट करेंगे इफ द बेबी या इन्फेंट इज नॉट एबल टू फीड, अगर बच्चा और इन्फेंट क्या है, एबल नहीं है ब्रेस्ट फीड करने में बट इज एबल टू सोलो, लेकिन वो सोलो कर सकता है, तो हम उस मदर को कहेंगे कि आप 20 से 50 ml एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ले लीजिएगा और उसको पिला दीजिएगा अपने बच्चे को। ये भी करेंगे। थर्ड ऑप्शन है 200 ml क्लीन शुगर वाटर उसको पिला देंगे, बच्चे को 200 ml क्लीन शुगर वाटर उसको पिला देंगे। बिल्कुल ये भी करा सकते हैं लेकिन हमें आईवी इन्फ्यूजन नहीं करना है, याद रहे बच्चे को आईवी इन्फ्यूजन नहीं करना है, डेक्सट्रोज नहीं देना है बच्चे को, 5% डेक्सट्रोज हमें नहीं देना है, आईवी इन्फ्यूजन नहीं करना है। तो फॉलोइंग 3 ऑप्शन आप कर सकते हैं, यानी अगर बेबी फीडिंग कर सकता है तो मदर से बोलेंगे कि आप ब्रेस्ट फीड करवाओ। अगर बच्चा अनेबल है लेकिन ब्रेस्ट फीड करने में अनेबल है लेकिन वो सोलो कर सकता है तो मदर से कहेंगे कि आप ये एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क लो और इसको पिला दो, बच्चे को पिला दो। उसके अलावा बच्चे को आप शुगर वाटर पिला सकते हैं। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन 5% डेक्सट्रोज आपको नहीं देना है, ये गलत ऑप्शन है और ये आपका गलत ऑप्शन हो जाता है और सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है और उम्मीद है बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेशन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 ब्लॉक बचेगा, उसको अपन सेपरेट नहीं लेंगे, उसको अपन कंबाइंड लेकर उसी के अंदर सोल्व कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। बेसिकली कुछ गिनती के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे जिनको अपन इजीली दूसरे सेशन के साथ सोल्व कर देंगे। उसके बाद हम प्रीवियसली ईयर के पेपर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया, सभी सेशन आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और इसी के साथ एक बार से इन क्वेश्चन को अपनी ब्लॉक्स के अंदर उठाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आए। फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डेड सेपरेट सेशन आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, लेकिन टाइमिंग कम है इसलिए कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी और साथ में पढ़ने की। तो आज के लिए मैं इतना ही, बस यहीं पर क्लास को फिनिश करूंगा। बाकी जो भी कैंडिडेट अभी क्लास में जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन का बेनिफिट आप ले सकें। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।